हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। केमिकल काइनेटिक्स के आज के लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पैरेलल रिएक्शन। अब पैरेलल रिएक्शन का सेटअप किस तरीके से होता है, तो एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। रिएक्टेंट ए आपको दे रखा है, रिएक्टेंट ए से प्रोडक्ट बी बन रहा है। जिस रिएक्शन से ये बन रहा है उस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के का वैल्यू दे रखा है K1। रिएक्टेंट ए से साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट सी भी बन रहा है, लेकिन प्रोडक्ट सी जिस रिएक्शन से बन रहा है वो फर्स्ट रिएक्शन से डिफरेंट है और इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है K2। तो ये जो सेटअप बनाया ना, इस सेटअप को क्या बोलते हैं? पैरेलल रिएक्शन। किस तरीके से कि रिएक्टेंट ए से पैरेलली दो रिएक्शंस हो रही है और दोनों रिएक्शन से आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं बी और सी। दोनों रिएक्शंस डिफरेंट हैं, इसीलिए दोनों रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट K का वैल्यू डिफरेंट दे रखा है। अब यहां पर A का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? A0। B और C का कितना होगा? बेसिकली 0। A0 कॉन्सेंट्रेशन कब होगा? टाइम t इक्वल टू 0 पे। टाइम t इक्वल टू t पे A0 में से x मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट किया, किसके लिए? फर्स्ट रिएक्शन के लिए। तो बताइए B कितना बनेगा? x, और यहां से कितना मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस करना पड़ेगा? x। लेट अस से कि सेकंड रिएक्शन में इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन y रिएक्ट किया, तो यहां पर सेकंड रिएक्शन में C कितना बन जाएगा? y। और ओवरऑल रिएक्टेंट A का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना हो जाएगा? A0 माइनस x माइनस y। मोलर कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू टाइम t इक्वल टू 0 पे, टाइम t इक्वल टू t पे आपने निकाल ली। अब अगला स्टेप क्या होगा कि इन दोनों रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के बाद उसे इंडिविजुअल रेट के साथ इक्वलाइज करना है। किसकी रेट के साथ इक्वलाइज करते हैं? रिएक्टेंट की रेट के साथ। रिएक्टेंट की रेट को क्या बोला जाता है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए का जो इक्वेशन आता है वो डिफरेंशियल फॉर्म में आता है। डिफरेंशियल फॉर्म में जो इक्वेशन आएगा उसको इंटीग्रेट करने से इंटीग्रेटेड रेट लॉ बनता है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। तो आपको बेसिकली इंटीग्रेटेड रेट लॉ ही डेवलप करना है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, लेकिन उसके पहले ये सारे स्टेप्स फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो यहां से अगर आप दोनों रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहते हो तो रिएक्शंस का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। शक्ल देख के तो ऑर्डर नहीं पता चलता है, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है। इसीलिए मैंने यहां पे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको क्या दे दी कि ये दोनों रिएक्शंस बेसिकली एलिमेंट्री हैं और एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ऑर्डर किसके इक्वल होता है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यहां कौन है? ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन दोनों ही कैसा हो गया? फर्स्ट ऑर्डर का। बताइए रेट ऑफ रिएक्शन 1 कितना होगा? रेट कांस्टेंट K1 मल्टीप्लाइड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज रेज टू पावर ऑर्डर ROR2। रेट ऑफ रिएक्शन 2 कितना होगा? K2 इंटू A रेज टू पावर 1। अब बताना फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन दोनों में रिएक्टेंट A डिसअपीयर हो रहा है, तो यहां से इसके डिसअपीयरेंस की रेट आएगी, यहां से इसके डिसअपीयरेंस का रेट आएगा और ओवरऑल डिसअपीयरेंस का रेट निकालने के लिए दोनों डिसअपीयरेंस की रेट का सम करना पड़ेगा। तो पहले में किस रेट से डिसअपीयर हो रहा है? ये माइनस dA/dt, और माइनस dA/dt को रेट ऑफ रिएक्शन से इक्वलाइज करना है तो इंडिविजुअल रेट में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 का डिवाइड करना पड़ेगा। 1 का डिवाइड करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, किसके इक्वल आ जाएगा? K1A। सिमिलरली सेकंड रिएक्शन से क्या आ जाएगा? माइनस dA/dt दैट इज इक्वल टू K2A। पहली रिएक्शन में K1A से डिसअपीयर हो रहा है, सेकंड रिएक्शन में K2A से डिसअपीयर हो रहा है, तो नेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A कितना हो जाएगा? माइनस dA/dt। किस किस से डिसअपीयर हो रहा है? K1A प्लस K2A। आगे सॉल्व करो इसे, तो कितना आ जाएगा? माइनस dA/dt दैट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू A। माइनस dA/dt इज इक्वल टू K1 प्लस K2 को एक नया रेट कांस्टेंट बोल देता हूं, K इफेक्टिव इंटू A। तो अब बेसिकली आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। इस इक्वेशन से अपन को क्या पता चल रहा है? माइनस dA/dt दैट इज नेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। ओवरऑल डिसअपीयरेंस जो हो रहा है, इस ओवरऑल डिसअपीयरेंस के लिए रेट कांस्टेंट आपने क्या लिखा है? K इफेक्टिव। A का जो ओवरऑल डिसअपीयरेंस है, इस रेट के लिए K रेट कांस्टेंट K की वैल्यू आपने क्या लिखी है? K इफेक्टिव। और बेसिकली K इफेक्टिव का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? K1 प्लस K2।
अगेन ध्यान से देखना, ए डिसअपियर हो रहा है फर्स्ट रिएक्शन में, ए डिसअपियर हो रहा है सेकंड रिएक्शन में। सेकंड रिएक्शन में K1 रेट कांस्टेंट है, सॉरी फर्स्ट रिएक्शन में K1 रेट कांस्टेंट है, सेकंड रिएक्शन में K2 रेट कांस्टेंट है, और इन दोनों रिएक्शन में ए डिसअपियर हो रहा है। और अगर ए की डिसअपियरेंस को आप ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल बेसिकली ए जो डिसअपियर हो रहा है वो भी कैसी ऑर्डर रिएक्शन आएगी, फर्स्ट ऑर्डर। ये एक तरीके से रेट एक्सप्रेशन ही है। और इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ए जिस रेट कांस्टेंट के साथ डिसअपियर हो रहा है उस रेट कांस्टेंट को आप क्या बोलोगे, के इफेक्टिव। और के इफेक्टिव का वैल्यू बेसिकली क्या है, K1 प्लस K2। यहां से अगर इस रिएक्शन से देखा जाए तो ओवरऑल ए के डिसअपियरेंस को आप क्या लिख सकते हो, एक सिंगल रिएक्शन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिंगल रिएक्शन मतलब कि क्या हो गया, ए से क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट। ए के सामने कितना लगा हुआ है, 1। यहां से ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, रेट कांस्टेंट के इफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज रेज़ टू पावर 1। रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वलाइज करना है इंडिविजुअल रेट के साथ। तो बताइए ए का डिसअपियरेंस का रेट कितना हो गया, माइनस dA/dt। इसमें 1 का डिवाइड कर दोगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। और ये एक्सप्रेशन और जो आपने एक्सप्रेशन पहले बनाया है, ये एक्सप्रेशन मैंने कहां से बनाया, सिंगल रिएक्शन से। ये एक्सप्रेशन मैंने कहां से बनाया, पैरेलल रिएक्शन से। और दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम आ रही है। इसका एक ही मतलब हुआ कि रिएक्शन 1 में और रिएक्शन 2 में ए जिस तरीके से डिसअपियर हो रहा है, अगर आप इसको ओवरऑल डिसअपियरेंस के तौर पे देखें तो एक सिंगल रिएक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जहां पर ए डिसअपियर हो रहा है। कौन से ऑर्डर से डिसअपियर हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर से। और इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है, के इफेक्टिव। और के इफेक्टिव का वैल्यू बेसिकली क्या आएगा, K1 प्लस K2। तो यहां से आपके पास दो रिलेशनशिप आ गए। दोनों रिलेशनशिप क्या है, पहला तो डिफरेंशियल फॉर्म आपको पता चल गया, और दूसरा के इफेक्टिव का वैल्यू पता चल गया। के इफेक्टिव का वैल्यू बेसिकली क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट ऑफ नेट डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्शन ए। तो फर्स्ट अपने पास क्या आ गया, डिफरेंशियल फॉर्म माइनस dA/dt इज इक्वल टू के इफेक्टिव इंटू ए रेज़ टू पावर 1। सेकेंड अपने पास क्या आ गया कि इस रिएक्शन के लिए नेट डिसअपियरेंस के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी के इफेक्टिव विच इज इक्वल टू व्हाट, K1 प्लस K2। अगेन आपको पता ही है कि ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल रेट है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन क्या बनेगा, ln A0 डिवाइडेड बाई AT इज इक्वल टू KT। और यहां पर K की वैल्यू क्या दे रखी है, के इफेक्टिव। आप चाहें तो यहां से AT का वैल्यू भी बता सकते हैं। टाइम t पे रिएक्टेंट A की कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू कितना होगा, A0 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस KT। K को क्या लिखना पड़ेगा, के इफेक्टिव। तो ये तीनों एक्सप्रेशन हमने यहां पे डेवलप कर ली है। अब अगला एक्सप्रेशन यहां पे क्या देखना है, ये अगला रिलेशनशिप क्या आएगा, वापस से पैरेलल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। और पैरेलल रिएक्शन में बेसिकली दो रिएक्शंस हैं, दोनों रिएक्शन से ए डिसअपियर हो रहा है। फर्स्ट रिएक्शन में रेट कांस्टेंट है K1 और सेकंड रिएक्शन में रेट कांस्टेंट है K2। और दोनों डिसअपियरेंस को मिला के नेट डिसअपियरेंस अगर देखा जाए तो नेट आप एक सिंगल रिएक्शन भी लिख सकते हैं। और सिंगल रिएक्शन के लिए जो भी नेट डिसअपियरेंस होगा ए का, उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या लिख देंगे, के इफेक्टिव। रिएक्शन अपने पास ए से क्या बन रहा है, बी, ए से क्या बन रहा है, सी, K1 और K2। ये दोनों रिएक्शंस बेसिकली कैसी हैं, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इन दोनों की हाफ लाइफ क्या होगी, T12 इज इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाई K का वैल्यू कितना, K1 और K2। दोनों इंडिविजुअल रिएक्शंस का हाफ लाइफ आपको पता है। और ओवरऑल रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन भी कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर। ओवरऑल रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ कितना आता है, ln2 डिवाइडेड बाई K। और K की वैल्यू यहां पे कितनी होगी, के इफेक्टिव। तो ओवरऑल रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है और इंडिविजुअल रिएक्शंस का जो हाफ लाइफ है, इनमें एक रिलेशनशिप देख लेते हैं। बताइए फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कितना होता है, T12 इज इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाई K। ये तो एक जनरल एक्सप्रेशन हो गया। बताइए के इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या है, K1 प्लस K2। के इफेक्टिव की जगह क्या लिखा जा सकता है, ln2 डिवाइडेड बाई T12 इफेक्टिव, इफेक्टिव रिएक्शन का हाफ लाइफ। K1 की जगह क्या लिखा जा सकता है, ln2 डिवाइडेड बाई T12 ऑफ 1। K2 की जगह क्या लिखा जा सकता है, ln2 डिवाइडेड बाई T12 ऑफ 2। तो यहां से इंडिविजुअल रिएक्शंस का जो हाफ लाइफ है और कंप्लीट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए के लिए जो हाफ लाइफ है, उनमें रिलेशनशिप बेसिकली क्या आ गया, 1 अपॉन T12 इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन T12 1
प्लस 1 अपॉन टी हाफ 2। तो पैरेलल रिएक्शंस की हाफ लाइफ का ओवरऑल रिएक्शन की हाफ लाइफ के साथ ये रिलेशनशिप आ गया। टोटल कितने रिलेशनशिप अभी तक डिराइव कर लिए? 4। पहला क्या है? डिफरेंशियल फॉर्म में आपने रेट ऑफ रिएक्शन को लिख लिया। सेकंड क्या है? के इफेक्टिव का वैल्यू आपने निकाल लिया। थर्ड आपने क्या है कि डिफरेंशियल फॉर्म से इंटीग्रेटेड फॉर्म बना दिया। और फोर्थ क्या है? इंडिविजुअल रिएक्शंस की हाफ लाइफ को ओवरऑल रिएक्शन की हाफ लाइफ के साथ रिलेट कर दिया। ठीक है, अब यहां से तो आपको केवल क्या पता चलेगा? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पता चलेगा एट एनी टाइम टी। आपको अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन पता करना हो तो प्रोडक्ट अपने पास कौन है? बी और सी। तो लेट अस से कि बी के लिए भी डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं और डिफरेंशियल फॉर्म को इंटीग्रेट करने के बाद बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे वो भी पता चल जाएगा। तो बताइए बी कहां है? फर्स्ट रिएक्शन में। फर्स्ट रिएक्शन में बन रहा है। अच्छा, प्रोडक्ट मिक्सचर में कौन होगा? बी होगा और सी भी होगा। तो बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी ये पता करेंगे तो सी का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा ये भी पता करना पड़ेगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल बी की कॉन्सेंट्रेशन पता करो और बी के कॉन्सेंट्रेशन पता करने के बाद लॉजिकली सी का कॉन्सेंट्रेशन भी हम लिख देंगे। तो बताइए बी का कॉन्सेंट्रेशन अगर आप पता करना चाहते हो तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी लिखना पड़ेगा। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी कितना होगा? डीबी बाई डी टी, और इसमें 1 का डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 1 के इक्वल आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन 1 कितना है? K1 इंटू ए। डीबी बाई डी टी इज इक्वल टू K1 इंटू ए की किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे जो कॉन्सेंट्रेशन है कितनी होगी वो? ए नॉट ई रेस टू पावर माइनस के इफेक्टिव टी। आगे डीबी को इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक? 0 टू बी। इनिशियली प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0। एट एनी पर्टिकुलर टाइम टी कितनी मान लेते हैं? बी। अगेन K1 और ए नॉट तो कांस्टेंट होगा, ई रेस टू पावर माइनस के इफेक्टिव टी डी टी। टाइम कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा? 0 टू टी तक। आगे क्या आएगा? ये लिमिट पुट करने के बाद ये केवल बी बन गया। K1 ए नॉट इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 टू टी तक लिमिट पुट करना है बाद में, माइनस के इफेक्टिव ई रेस टू पावर सॉरी माइनस 1 अपॉन के इफेक्टिव और ई रेस टू पावर माइनस के इफेक्टिव टी। ये इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म हो गया। अगेन बी इक्वल टू कितना हो गया? K1 ए नॉट कितना हो जाएगा? के इफेक्टिव बाहर ले आते हैं, माइनस अंदर रहने देते हैं, माइनस ई रेस टू पावर माइनस के इफेक्टिव टी, और वैल्यू कहां से कहां तक पुट करनी है? 0 टू टी तक। अब इसमें वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास बी की जो कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे वो आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कीजिए, बी इज इक्वल टू K1 ए नॉट डिवाइडेड बाई के इफेक्टिव इंटू टी पुट किया तो ये ऐसा का ऐसा एक्सप्रेशन रहेगा, 0 पुट किया तो कितना हो जाएगा? 1। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस के इफेक्टिव टी। बी की कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई। अब बी की कॉन्सेंट्रेशन अगर ये है तो सी का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? वापस से मैं एक्सप्रेशन बना रहा हूं एक बार। ए से क्या बन रहा है? बी। ए से क्या बन रहा है? सी। यहां रेट कांस्टेंट है K1, यहां रेट कांस्टेंट है K2, और दोनों बेसिकली किससे रिलेटेड है? ए से। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी लिखा जाएगा। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी लिखने के बाद उसको इंटीग्रेट किया जाएगा, उससे सी का किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे कॉन्सेंट्रेशन पता चलेगा, और सी की कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली क्या आने वाली है? K1 की जगह कितना आ जाएगा? K2 ए नॉट, और बाकी सारी टर्म्स कॉमन है वो दोनों जगह कॉमन ही आएंगी। सी की कॉन्सेंट्रेशन भी बेसिकली आपको पता चल गई। तो 5th नंबर पे क्या आ गया? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम टी, ये पता चल गया। यहां से और क्या पता किया जा सकता है कि इस प्रोडक्ट मिक्सचर में रिएक्टेंट की बात नहीं है, केवल प्रोडक्ट की बात है। प्रोडक्ट में कौन है? बी और सी। इस प्रोडक्ट मिक्सचर में बी और सी का जो मोलर रेशो है वो कितना है? तो बी और सी का जो मोलर रेशो है ये बेसिकली कितना होगा? बी के मोल डिवाइडेड बाई सी के मोल। कितना आ जाएगा? K1 डिवाइडेड बाई K2, और बाकी सारी टर्म्स यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, बी और सी का मोलर रेशियो आ गया तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे बी और सी का मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो। मोलर रेशियो है, इसी को मोल अज्यूम कर लेते हैं और मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताइए एट अ पर्टिकुलर टाइम टी बी के मोल अज्यूम कर लेते हैं K1, तो सी के मोल कितने हो जाएंगे? K2।
तो बी का मोल फ्रैक्शन बेसिकली कितना आएगा, बी के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल एक्चुअली किसको प्रोपोर्शनल होगा, K1 प्लस K2 के प्रोपोर्शनल होंगे। बी का मोल फ्रैक्शन आ गया तो आप किसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, सी का। कितना आएगा, K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। तो पैरेलल रिएक्शन के लिए आपने बेसिकली इतने सारे डेरिवेशन या इतने सारे रिलेशनशिप बताए। शुरुआत से बता देता हूं कि क्या क्या हमने यहां पे डिराइव किया है। सबसे पहले तो आपने रेट ऑफ रिएक्शन 1 और रेट ऑफ रिएक्शन 2 लिखा। यहां से क्या निकाला, नेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। नेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए का डिफरेंशियल फॉर्म आया। उस डिफरेंशियल फॉर्म को इंटीग्रेट करने से इंटीग्रेटेड फॉर्म बन गया। इंटीग्रेटेड फॉर्म आपके पास आ गया और साथ ही साथ ये पता चल गया कि ओवरऑल ए का जो डिसअपीयरेंस है वो भी कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर है। और उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसको क्या बोला जाता है, के इफेक्टिव। और के इफेक्टिव का वैल्यू बेसिकली क्या है, K1 प्लस K2। उसके बाद क्या किया, इंडिविजुअल रिएक्शंस की हाफ लाइफ को ओवरऑल रिएक्शंस की हाफ लाइफ के साथ एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया। बी का कंसंट्रेशन निकाला, सी का कंसंट्रेशन निकाला। बी और सी का मोलर रेशियो आपने प्रोडक्ट मिक्सचर में निकाल लिया और प्रोडक्ट मिक्सचर में बी और सी का इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन क्या होगा ये भी बता दिया। तो ये पैरेलल रिएक्शन के लिए सारी कहानी यहां पे खत्म कर ली। पैरेलल रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बेसिकली इसी तरीके से थ्योरेटिकल होगा और इतना सारा इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली उसको सॉल्व करें तो। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, बेसिकली एक पैरेलल रिएक्शन मिलेगा और पैरेलल रिएक्शन में किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे रिएक्टिंग मिक्सचर में बी या सी का मोल फ्रैक्शन पूछेंगे। तो रिएक्शन आपको क्या दे रखी है, ए से बन रहा है 2B और इससे बन रहा है 3C। फर्स्ट रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K1, सेकंड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K2। एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखी है तो फर्स्ट और सेकंड दोनों रिएक्शन कैसी हो गई, फर्स्ट ऑर्डर की, क्योंकि रिएक्टेंट ए के सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1। क्वेश्चन क्या है, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट बी इन प्रोडक्ट मिक्सचर। प्रोडक्ट मिक्सचर में प्रोडक्ट बी का मोल फ्रैक्शन बताना है एट एनी टाइम टी। किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना होगा। ठीक है, बताते हैं। बी का मोल फ्रैक्शन आपको बताना है तो क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी लिखना पड़ेगा। डिफरेंशियल फॉर्म आएगा। इस डिफरेंशियल फॉर्म को इंटीग्रेट करने से क्या पता चलेगा, बी का मोलर कॉन्सेंट्रेशन पता चलेगा एट एनी पर्टिकुलर टाइम टी। इसी तरीके से आपको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी लिखना पड़ेगा। वहां से इंटीग्रेट करने के बाद सी की मोलर कॉन्सेंट्रेशन पता चलेगी। दोनों की किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई तो बेसिकली फिर क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बी के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूं ना कि डिफरेंशियल फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले ही आंसर आ जाएगा। तो बताइए, पहली रिएक्शन से अगर ध्यान दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी dB by dt। इसमें अगर 2 का डिवाइड कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन 1 के इक्वल आ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन 1 क्या है, K1 है। सेकंड रिएक्शन से क्या आ जाएगा, dC by dt। और इसमें 3 का डिवाइड कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 के इक्वल आ जाएगा। कितना रेट ऑफ रिएक्शन है, K2 इंटू A। तो बताइए यहां से dB by dt कितना आ गया, 2 इंटू K1 इंटू A, और dC by dt कितना आ गया, 3 इंटू K2 इंटू A। अब तो समझ में आ ही गया। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B आपको पता चल गया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C पता चल गया। दोनों बेसिकली रिएक्टेंट A की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल हैं और रेट कांस्टेंट K1 और K2 के प्रोपोर्शनल हैं। एक के सामने 2 लगा हुआ है, दूसरे के सामने 3 लगा हुआ है। दोनों को अगर डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, dB by dC विच इज इक्वल टू व्हाट, 2K1 डिवाइडेड बाय 3K2। बाकी सब कट गया। dB क्या हो गया, चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। dC क्या हो गया, चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। शुरुआत में B और C दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0, और फाइनली कितनी होगी, लेट अस से कि B हो गई। तो ये चेंज बेसिकली क्या आ जाएगा, concentration of B divided by concentration of C that is equal to 2K1 divided by 3K2। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम t पे प्रोडक्ट मिक्सचर में B और C के मोलर कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो आपने बता दिया। रेशियो बता दिया तो फ्रैक्शन बता दो। लेट अस से कि इसी रेशियो को आप नंबर ऑफ मोल की तरह ट्रीट करने लग जाओ। मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम t पे B का मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 2K1, और C का मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 3K2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना आ जाएगा, 2K1 डिवाइडेड बाय टोटल 2K1 प्लस 3K2।
इजीली आंसर आ गया। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को 1 में से अगर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इन द प्रोडक्ट मिक्सचर। क्वेश्चन ये भी काफी इजी था, केवल आपको ये पता करना था कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी किस तरीके से लिखा जाएगा। ओके, टॉपिक है सीक्वेंशियल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। सीक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि जो रिएक्शन सीरीज में ए से बन रहा है बी और बी से बन रहा है सी, दोनों रिएक्शंस एक सीक्वेंस में हैं, ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन आपको पता ही है, कोई भी रिएक्शन अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल होगा, इनमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, कैलकुलेशन करके इंटीग्रेटेड रेट लॉ डेवलप नहीं करना है। यहाँ केवल सीक्वेंशियल रिएक्शन की बात है या रिवर्सिबल रिएक्शन की बात है, या दोनों को कंबाइन करके और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन बना दें, यहाँ केवल रेट ऑफ रिएक्शन आपको बताना पड़ेगा और रेट ऑफ रिएक्शन से इंडिविजुअल स्पीशीज का रेट एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। सीक्वेंशियल रिएक्शन के एक एग्जांपल देखते हैं। रिएक्टेंट ए से बन रहा है बी और बी से बन रहा है बेसिकली सी। फर्स्ट रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है K1, सेकंड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है K2। और ये रिएक्शन का जो सेटअप है ये एलिमेंट्री सेटअप है। इसका मतलब फर्स्ट रिएक्शन कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड रिएक्शन भी कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर का, क्योंकि रिएक्टिंग स्पीशीज के सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना लगा हुआ है, 1। फर्स्ट रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट कांस्टेंट K1 मल्टीप्लाइड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 1, रेट कांस्टेंट K2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज रेज टू पावर 1। फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन दोनों के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन बना दिया। अब इस रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन से इंडिविजुअल रेट्स का एक्सप्रेशन बनाना है। इंडिविजुअल किस किस का रेट होगा, ए का, बी का और सी का। ए का रेट लिखना बहुत इजी होगा, सी का रेट लिखना भी इजी होगा, क्योंकि ए और सी एक ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन बी का रेट लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बी फर्स्ट रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रहा है और सेकंड रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो दोनों रिएक्शन से बी का जो रेट आएगा, इस रेट को सम करने के बाद नेट रेट ऑफ बी आपको पता चलेगा। फर्स्ट रिएक्शन से बताइए ए का रेट क्या होगा, ए डिसअपियर हो रहा है तो क्या लिखेंगे, माइनस dA/dt रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 का डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आ जाएगा। सेकेंड रिएक्शन से क्या लिखेंगे, dC/dt रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 का डिवाइड किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 के इक्वल आ जाएगा, K2B। अब बात आती है dB/dt की। तो dB/dt मतलब कि ओवरऑल रेट कहां से निकालना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों रिएक्शन से निकालना पड़ेगा। फर्स्ट रिएक्शन में B अपीयर हो रहा है तो क्या लिखेंगे, dB/dt स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 का डिवाइड किया तो किसके इक्वल आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन 1 के। सेकंड रिएक्शन में क्या लिखेंगे, माइनस dB/dt रेट ऑफ डिसअपियरेंस 1 का डिवाइड करो तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 के इक्वल आएगा। और यहां से ओवरऑल B का जो रेट होगा कितना होगा, फर्स्ट रिएक्शन में अपीयर हो रहा है तो K1A, और सेकंड रिएक्शन में डिसअपियर हो रहा है तो क्या लिखना पड़ेगा, K2B से डिसअपियर हो रहा है तो माइनस आ जाएगा यहां पे। ये ओवरऑल स्पीशीज B का रेट हो गया। और स्पीशीज B का अगर आपको रेट निकालना है तो उसके लिए इंडिविजुअल जितनी भी रिएक्शंस में ये पार्टिसिपेट कर रहा है, हर रिएक्शन में B का रेट लिखना पड़ेगा, सभी B की रेट को सम करना पड़ेगा, तब अपने पास क्या आएगा, नेट रिएक्शन ऑफ B या नेट रेट ऑफ B। ये क्वेश्चन तो काफी इजी था। अच्छा, एक बात और नोटिस करो कि अगर ऐसे कोई स्पीशीज एक से ज्यादा रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करती है तो क्या हमेशा इस तरीके से इंडिविजुअल हर किसी रिएक्शन में उसका रेट लिख के फाइनल रेट आप बताओगे तो इसमें तो काफी टाइम लगेगा। इससे अच्छा हम क्या है कि हमें पता है कि इंडिविजुअल रेट में अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड कर दिया जाए तो वो किसके इक्वल आता है, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आता है। तो इसी स्टेटमेंट को यूटिलाइज करते हुए डायरेक्टली हम चाहें तो यहां पर B का रेट भी बता सकते हैं। अगर रेट ऑफ अपीयरेंस की बात है तो वो किस में आएगा, पॉजिटिव में। रेट ऑफ डिसअपियरेंस की बात है तो वहां क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। बस इतना ध्यान रखना है। तो बताइए, फर्स्ट रिएक्शन से अगर देखा जाए तो B क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है, तो dB/dt में अपीयर हो रहा है तो यहां क्या लगा दो, प्लस। किससे अपीयर हो रहा है, K1 × A, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन है, और यहां पर B के सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या लगा हुआ है, 1। तो dB/dt में 1 का डिवाइड करो तो किसके इक्वल आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आएगा। dB/dt में 1 का डिवाइड करो तो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आएगा।
तो बेसिकली dB by dt अगर आपको निकालना है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से रेट ऑफ रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना है। तो K1A को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से। सेकंड रिएक्शन में देखिए B डिसअपियर हो रहा है तो क्या लगा दिया, माइनस। किस रेट के साथ डिसअपियर हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन आपको क्या दे रखा है, K2 into B, और इसको मल्टीप्लाई करना है इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1, तो ये डायरेक्ट आंसर भी आ गया। और इसी तरीके से आप चाहे तो इंडिविजुअली डिवाइड करके फिर नेट रेट ऑफ बी निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट एक ही स्टेप में भी बी का रेट निकाला जा सकता है। अगला एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रखेंगे। यहां पर तो अभी किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में स्पीशीज एक ही था, अब स्पीशीज को डबल कर देते हैं और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बेसिकली बढ़ा देते हैं। तो एक एग्जांपल क्या हो सकता है, a + 2b, इससे क्या बन रहा है 3c, और इससे क्या बन रहा है 4d। सारी रिएक्शंस एलिमेंट्री है। रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है K1 और K2। फर्स्ट रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, और सेकंड रिएक्शन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। एलिमेंट्री स्टेप्स है, इसीलिए रिएक्शंस के लिए ऑर्डर बताया जा सकता है। तो बताइए इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट कांस्टेंट K1 इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज रेज टू पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाएगा। इस स्पीशीज का रेट कितना होगा, K2 इंटू रिएक्टिंग स्पीशीज कौन है, C रेज टू पावर 3। दोनों यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन आपने बता दिए। अब बताइए A का रेट क्या होगा, तो A डिसअपियर हो रहा है तो क्या लिखना पड़ेगा, -dA by dt। 1 का डिवाइड कर देंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आ गया। अगेन B का रेट क्या होगा, dB by dt। डिसअपियर हो रहा है तो माइनस लगा दो, डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आ गया। कितना है रेट ऑफ रिएक्शन, K1 इंटू A इंटू B स्क्वायर। पहले D का रेट बता देता हूं। D अपियर हो रहा है तो D का रेट क्या होगा, dt by dt। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का डिवाइड कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन 2 के इक्वल आ जाएगा, K2 इंटू C रेज टू पावर क्यूब। अब बात आती है C पे, तो dC by dt अगर आपको बताना है तो वापस क्या करते हैं कि इंडिविजुअल रिएक्शंस में जहां C पार्टिसिपेट कर रहा है, इंडिविजुअल इसकी रेट निकालते हैं, और रेट्स का सम करने के बाद नेट रेट ऑफ C पता चल जाएगा, और एक बार डायरेक्ट एक ही इक्वेशन से अपन बना देंगे इसकी रेट। तो पहला क्या कर सकते हैं कि इंडिविजुअल निकाल लेते हैं। तो पहली रिएक्शन में C अपियर हो रहा है तो क्या लिखेंगे, dC by dt, रेट ऑफ अपियरेंस। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का डिवाइड किया 3 का, तो किसके इक्वल आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के, K1 इंटू A इंटू B स्क्वायर। सेकेंड रिएक्शन में डिसअपियर हो रहा है तो क्या लिखेंगे, -dC by dt। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का डिवाइड किया तो रेट ऑफ रिएक्शन K2 इंटू C रेज टू पावर क्यूब के इक्वल आ गया। अब बताइए ओवरऑल रेट क्या होगा, dC by dt। फर्स्ट में क्या हो रहा है, अपियर, किससे अपियर हो रहा है, 3 इंटू K1 इंटू A इंटू B स्क्वायर से अपियर हो रहा है। सेकंड में डिसअपियर हो रहा है, किससे डिसअपियर हो रहा है, -3 इंटू K2 C रेज टू पावर क्यूब से डिसअपियर हो रहा है। तो ये अपने पास ओवरऑल इसका आंसर आ गया। अब एक ही स्टेप में इसका आंसर बनाते हैं और आंसर सेम ही आएगा। एक ही स्टेप में आंसर बनाते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज की रेट को आप क्या बोलोगे, लेट अस से कि अगर C की बात करें तो C की रेट को क्या बोलेंगे, dC by dt। और एक से ज्यादा रिएक्शन से तो हर रिएक्शन में अपियर होगा तो प्लस में लेंगे, डिसअपियर होगा तो माइनस में लेंगे। पहले क्या हो रहा है बेटा, अपियर हो रहा है तो किस में लेंगे, प्लस में। यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, K1 इंटू A इंटू B स्क्वायर। ये रेट ऑफ रिएक्शन है, और रेट ऑफ रिएक्शन को इंडिविजुअल रिएक्शन से कैसे इक्वलाइज करते हैं, इंडिविजुअल रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का डिवाइड करो। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 3। यहां 3 का डिवाइड करेंगे तो इसको इक्वल आएगा। तो यहां से क्या करना पड़ेगा, dC by dt निकालने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगेन सेकेंड रिएक्शन में क्या हो रहा है, डिसअपियर, माइनस लगा दो यहां पर, कौन सी रेट से, K2 इंटू C रेज टू पावर क्यूब। अब इस रेट के साथ ये तो इक्वलाइज नहीं होगा, इंडिविजुअल रेट में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का डिवाइड करते हैं तब जाके ये रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल आएगा। तो डिवाइडेड बाय 3 रखेंगे तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यहां कितना आ गया, बेसिकली 3। तो dC by dt बेसिकली क्या आ गया, dC by dt 3K1 इंटू A इंटू B स्क्वायर -3K2 इंटू C रेज टू पावर 3। dC by dt का जो रेट एक्सप्रेशन है वो यहां से भी यही बन रहा है, और दोनों जगह से आप देख लीजिए कि इक्वल ही आ रहा है, चाहे इंडिविजुअली आप इसे सॉल्व करें चाहे एक ही स्टेप में सॉल्व करें। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए पहला एग्जांपल काफी सिंपल रखते हैं।
लेट अस से कि ए से क्या बन रहा है बी, और दोनों के बीच में रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है। रिवर्सिबल रिएक्शन का फर्स्ट एग्जांपल, ए से बन रहा है बी। तो बताइए फर्स्ट रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन होगी उसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन, और उसके लिए रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है केएफ। बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है उसके लिए रेट कांस्टेंट दे रखा है केबी। और अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा जा सकता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखोगे तो रिएक्टेंट के सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1। बैकवर्ड डायरेक्शन में देखोगे तो रिएक्टेंट के सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1। फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर। बताइए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, KF इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 1। बैकवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा, KB इंटू बी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया। अब आती है बात स्पीशीज की। बताइए ए की रेट क्या होगी, DA/dt। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये डिसअपियर हो रहा है तो क्या लिखेंगे, माइनस किस रेट से डिसअपियर हो रहा है, KF इंटू ए से, और KF इंटू ए तो रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन को इसको इक्वलाइज करना है तो यहां किससे डिवाइड करना पड़ेगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, 1 से डिवाइड करोगे तो इधर क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में आते हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में ए बन रहा है तो रेट ऑफ अपीयरेंस के लिए क्या लिखना पड़ेगा, प्लस। किससे बन रहा है बेटा, इस रेट से, KB इंटू बी से। और रेट ऑफ रिएक्शन के साथ इंडिविजुअल रेट को इक्वलाइज करने के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 का डिवाइड करो, ये इधर जाने पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, एक्सप्रेशन सेम ही रहेगा। तो DA/dt बेसिकली कितना आ गया, माइनस KFA प्लस KB इंटू बी। अब इसी तरीके से B का एक्सप्रेशन निकालो। अब B का एक्सप्रेशन अपन कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअल रेट्स के साथ निकालते हैं। तो बताइए फर्स्ट रिएक्शन में या फॉरवर्ड रिएक्शन में B बन रहा है तो dB/dt रेट ऑफ अपीयरेंस डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट, KF इंटू ए। बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन का रेट क्या होगा, KB इंटू बी, और इसमें B डिसअपियर हो रहा है तो क्या लिखना पड़ेगा, माइनस dB/dt। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 का डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल आ जाएगा। तो बताइए ओवरऑल B का रेट कितना आ गया, dB/dt। फर्स्ट ये बन रहा था तो प्लस KF इंटू ए से तो बन रहा है, और माइनस KB इंटू बी से डिसअपियर हो रहा है। तो dB/dt का ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन आपने डेवलप कर लिया। एग्जाम्पल बहुत सिंपल था। ऐसा करते हैं कि इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा टिपिकल करते हैं, मतलब कि यहां पर स्पीशीज के सामने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी लेके आते हैं और स्पीशीज भी एक से ज्यादा बनाते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, A प्लस 2B, रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है 3C प्लस 4D। फॉरवर्ड डायरेक्शन में दे रखा है रेट कांस्टेंट K, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या दे रखा है, KB। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कैसा बेटा, 2 + 1 3 ऑर्डर का, और बैकवर्ड डायरेक्शन में 4 + 3 कितने ऑर्डर का है, 7 ऑर्डर का। अज्यूमिंग दिस रिएक्शन टू बी एलिमेंट्री। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही ऑर्डर आप निकाल सकते हो रिएक्शन की शक्ल को देख के, वरना एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होता तो कैसे करना पड़ता, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही ऑर्डर पता चल पाता। तो बताइए फॉरवर्ड डायरेक्शन में A डिसअपियर हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में A अपीयर हो रहा है। तो अगर A का ही रेट आपको बताना है तो क्या लिखोगे, DA/dt। अगेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिसअपियर हो रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में अपीयर हो रहा है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या रेट आ रहा है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास क्या आ गया, KF इंटू A इंटू बी स्क्वायर। और यहां से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या आ गया, KB इंटू C⁻³ और D⁻⁴। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट से ही आपको इंडिविजुअल रेट पता चलने वाली है। अब बताइए फॉरवर्ड में A डिसअपियर हो रहा है, माइनस लगा दिया। फॉरवर्ड में किस रेट से डिसअपियर हो रहा है, KF इंटू A इंटू बी स्क्वायर। अब ये तो रिएक्शन का रेट है, इस रिएक्शन के रेट को इससे इक्वलाइज करने के लिए यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड करना पड़ेगा। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में कितना आएगा, 1, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में A अपीयर हो रहा है। बताइए किस रेट से अपीयर हो रहा है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन KB इंटू C⁻³ और D⁻⁴। अगेन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अभी भी 1 ही है, तो 1 का मल्टीप्लाई करने पे DA/dt इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके पास ओवरऑल A का रेट आ गया है।
ए की जो रेट है ओवरऑल रेट ऑफ अपीयरेंस होगी या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगी, ये हमें पता नहीं है, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, के एफ और के बी की वैल्यू के। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए के एफ ज्यादा है, मतलब कि फॉरवर्ड मूवमेंट ज्यादा है, फॉरवर्ड मूवमेंट ज्यादा है, तो ए नेट डिसअपीयर होगा, और के बी का वैल्यू ज्यादा होगा तो बैकवर्ड मूवमेंट ज्यादा होगा, बैकवर्ड मूवमेंट ज्यादा होगा तो के बेसिकली कैसा होगा, अपीयर होगा। लेकिन हम बेसिकली माइनस और प्लस से नेट रेट ऑफ ए आप बता सकते हैं। अब किसका रेट देखें, लेट अस से कि सी का देख लेते हैं। सभी स्पीशीज का रेट यहां पे नहीं बताएंगे, सी का रेट बस आप यहां पे देख लो, उसके बाद बाकी खुद बनाना। सी के लिए क्या लिखेंगे, डीसी बाई डी टी। फर्स्ट रिएक्शन में अपीयर हो रहा है, दैट मीन्स कि फॉरवर्ड में ही अपीयर हो रहा है और बैकवर्ड में डिसअपीयर हो रहा है। तो बताइए अपीयर हो रहा है तो किस रेट से, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। अब ये जो रेट है इस रेट के इक्वल तो नहीं है, इंडिविजुअल रेट में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 का डिवाइड करेंगे तब जाके ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से इक्वल आएगा। तो डीसी बाई डी टी बेसिकली कितना हो गया, प्लस 3 इंटू के एफ इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। अब बात आती है बैकवर्ड में, बैकवर्ड में डिसअपीयर हो रहा है तो माइनस मैंने पहले ही लगा दिया। अब बता रहा है इसको बैकवर्ड में क्या रेट ऑफ रिएक्शन है, के बी इंटू सी रेस टू पावर क्यूब डी रेस टू पावर 4, और ये दोनों रेट्स इंडिविजुअल रेट और रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल नहीं है। इसमें किसका डिवाइड करना पड़ेगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 का। तो 3 बेसिकली अगर इधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में। तो यहां 3 आ गया, और डीसी बाई डी टी ओवरऑल रेट ऑफ सी आपने कितना बता दिया, 3 मल्टीप्लाइड बाई के एफ इंटू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई के बी इंटू सी रेस टू पावर 3 एंड डी रेस टू पावर 4। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हो गया। अब एक और रिएक्शन का एग्जाम्पल करते हैं, इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन और सीक्वेंशियल रिएक्शन दोनों को कंबाइन कर देते हैं और रिएक्शन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लेट अस से कि a प्लस 2b से 3c बन रहा है, और पहला रिवर्सिबल रिएक्शन लगा दिया, आगे सीक्वेंशियली आगे जा रहा है तो ये क्या बन रहा है 4d। और सबसे ज्यादा मुश्किल किसकी रेट बताना होगा, सी का रेट बताना होगा, क्योंकि सी ही यहां पे सबसे ज्यादा रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सी की रेट आप बताते हैं। यहां पर सारी रिएक्शंस एलिमेंट्री दे रखी है। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए के एफ रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए के बी रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, और नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं के। बताइए फॉरवर्ड रिएक्शन में कितना ऑर्डर है, 2 + 1 3। अगेन इस फॉरवर्ड रिएक्शन में कितना ऑर्डर है, 3, और इस बैकवर्ड रिएक्शन में कितना ऑर्डर है, बेसिकली 3। तो डीसी बाई डी आपको बताना है। ऐसा करते हैं कि इंडिविजुअल स्पीशीज में, सॉरी इंडिविजुअल रिएक्शंस में सी का रेट लिखते हैं, और इंडिविजुअल रिएक्शंस में जो सी का रेट आएगा उसका सम करके ओवरऑल सी का रेट बताएंगे। तो बताइए फॉरवर्ड रिएक्शन की अगर बात की जाए तो फॉरवर्ड रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, के एफ इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। बैकवर्ड रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, के बी इंटू सी रेस टू पावर क्यूब। और सीक्वेंशियल रिएक्शन जो आगे है यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन लिख देता हूं इसको, ये कितना आएगा, के इंटू सी रेस टू पावर क्यूब। तीनों रेट्स आपने पता कर ली, इन तीनों रेट्स को इक्वलाइज करोगे सी की रेट के साथ, तो सी का इंडिविजुअल रेट आएगा, इंडिविजुअल रेट का सम करने पर ओवरऑल रेट आएगा। फर्स्ट फॉरवर्ड रिएक्शन में देखो तो सी अपीयर हो रहा है तो डीसी बाई डी टी लिखेंगे, इसमें 3 का डिवाइड करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन के साथ इक्वल आएगा के एफ इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। 3 का डिवाइड करने पर इधर जाएगा तो 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सेकंड रिएक्शन में और बैकवर्ड रिएक्शन में दोनों में सी डिसअपीयर हो रहा है, तो पहले बैकवर्ड में देख लेते हैं। तो माइनस डीसी बाई डी टी, इसमें 3 का डिवाइड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल। रेट ऑफ बैकवर्ड कितना दे रखा, के बी इंटू सी क्यूब, और यहां से 1/3, यहां 3 मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। सेकेंड रिएक्शन में भी डिसअपीयर हो रहा है तो क्या लिखेंगे, माइनस डीसी बाई डी टी। किसका डिवाइड करना पड़ेगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, तो किसके इक्वल आएगा, सेकेंड रिएक्शन की रेट के इक्वल, के इंटू सी क्यूब। तो 3 यहां पे वापस मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। सारी जो रेट्स है इंडिविजुअल सी की, इन सभी रेट्स का सम कर देंगे तो नेट रेट ऑफ सी पता चल जाएगा। तो नेट रेट ऑफ सी कितना आने वाला है, डीसी बाई डी टी इक्वल टू अपीयर किससे हो रहा है, 3 के एफ ए इंटू बी स्क्वायर, और डिसअपीयर किससे हो रहा है, 3 के बी इंटू सी क्यूब माइनस 3 के इंटू सी क्यूब। ये ओवरऑल सी का
रेट आ गया आपके पास, और इस रेट एक्सप्रेशन को अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो C का इंटीग्रेटेड रेट लो भी पता चल जाएगा। उसमें टाइम t इक्वल टू 0 पे C का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, टाइम t इक्वल टू t पे C का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, वो वैल्यू आपको पता चल जाएगी। लेकिन इंटीग्रेशन करना नहीं है, केवल एक्सप्रेशन डेवलप करना है। किस केस में? सीक्वेंशियल रिएक्शन में और इक्विलिब्रियम रिएक्शंस में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट। किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का रेट टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। इस टेम्परेचर डिपेंडेंसी के लिए सबसे पहला थ्योरी हमें स्टडी करना है आरेनियस थ्योरी। आरेनियस थ्योरी में एक इक्वेशन आता है। इक्वेशन बेसिकली क्या है? K इक्वल टू A इंटू ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी, और K यहां पे क्या दे रखा है? रिएक्शन रेट कांस्टेंट। किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है, K का वैल्यू कितना दे रखा है? A इंटू ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ए यहां पे क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, और क्या बोल सकते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोला जा सकता है या आरेनियस फैक्टर बोला जा सकता है। ए का वैल्यू किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होता है। केमिकल रिएक्शन अगर आप चेंज कर दोगे तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए का वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन सेम रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए का वैल्यू भी सेम होगा। ई बेसिकली क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या दे रखा है? गैस कांस्टेंट। और टेम्परेचर की वैल्यू किससे इंडिकेट कर रखा है? टी से। तो टेम्परेचर का यहां पे एक रिलेशनशिप डेवलप हो चुका है रेट कांस्टेंट के के साथ। हमें रेट कांस्टेंट के का टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी मिल गया, और किसका डिपेंडेंसी चाहिए था? रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर से कैसे वेरी करता है ये हमें चाहिए। लेकिन आपको तो रेट कांस्टेंट के का टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन है उसे यूज करो। रेट लॉ एक्सप्रेशन बेसिकली क्या बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कितना होता है? रेट कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज रेज़ टू पावर ऑर्डर। रेट कांस्टेंट के का वैल्यू इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। तो बेसिकली आप के पे जो डिपेंडेंसी है वो पता कर लो। के के बारे में अगर आपको पता चल गया तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी पता चल जाएगा। बताइए, के इक्वल टू कितना है? ए इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ये पर्टिकुलर वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ई रेज़ टू पावर माइनस लेसर वैल्यू, तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और ये कंप्लीट वैल्यू इंक्रीज होगा, दैट मींस कि के का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? रेट कांस्टेंट के का वैल्यू इंक्रीज होगा, और रेट कांस्टेंट के का वैल्यू इंक्रीज होगा तो रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज होगा। ये डिपेंडेंसी आपको पता चल गया है। अब ये डिपेंडेंसी जो आपने पता किया है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, ये आपने कहां से पता किया? मैथमेटिकल इक्वेशन से। अब इसकी थ्योरेटिकल रीजनिंग भी देखेंगे। इसका मतलब आरेनियस थ्योरी में जो पर्टिकुलर पॉइंट्स दिए हुए हैं उन थ्योरेटिकल पॉइंट्स को भी स्टडी करते हैं। तो आरेनियस थ्योरी का सबसे पहला थ्योरेटिकल पॉइंट है, कोई भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको बताना है तो किस तरीके से बताया जाता है कि एक केमिकल रिएक्शन में लेट अस से कि कुछ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाते हैं। इस अनस्टेबल इंटरमीडिएट को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की लाइफ बहुत ही शॉर्ट होती है। इंस्टेंटली एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में। तो आरएनएस थ्योरी का किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म क्या है ये वापस से सुनना। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, बहुत ही शॉर्ट लाइफ होती है। इंस्टेंटली एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन होकर क्या बना देता है? प्रोडक्ट बना देता है। तो इसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेट अस से कि एक रिएक्शन आप कंसिडर कीजिए A2 प्लस B2 और इससे क्या बन रहा है? 2AB। तो A2 मॉलिक्यूल है और B2 मॉलिक्यूल है। ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फर्दर ब्रेक डाउन होकर क्या बना देगा? प्रोडक्ट बना देगा। तो ये मॉलिक्यूल्स जब आपस में कोलाइड करेंगे तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की शक्ल कैसे बनाओगे? तो थोड़ा नॉलेज यूज करो केमिकल बॉन्डिंग का। जब भी कोई पर्टिकुलर रिएक्शन होती है तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो A और A के बीच में और B और B के बीच में ये जो बॉन्ड दे रखा है ये तो ब्रेक होगा और A और B के बीच में नया बॉन्ड फॉर्म होगा। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? A और A के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, A और B के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहां पे बना है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स।
या इसको और क्या बोल सकते हैं, अनस्टेबल इंटरमीडिएट, अनस्टेबल इंटरमीडिएट। लाइफ इसकी कैसी होती है, बहुत ही शॉर्ट लाइफ होती है। इंस्टेंटली ब्रेक डाउन होके क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा। मतलब आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट ए बी, और ए बी के बेसिकली कितने मॉलिक्यूल यहां पे मिल गए, 2। आरेनियस थ्योरी ने किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए यह मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है। मैकेनिज्म क्या है, reactant molecule will collide together to form activated complex, then activated complex will instantly break down into product। नेक्स्ट पॉइंट यहां से क्या आता है कि एक कंटेनर कंसीडर कीजिए और कंटेनर के अंदर रिएक्टेंट के 100 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्या सभी 100 मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या, या 100 से कम ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो कोलाइड करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। बेसिकली कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के कोलाइड करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो बताइए, प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फर्दर ब्रेकडाउन होकर क्या बना देगा, प्रोडक्ट। लेकिन कितने मॉलिक्यूल ऐसा कर सकते हैं। तो यहां से एक नया कंसेप्ट डेवलप होता है, और ये कंसेप्ट बेसिकली क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन है, ध्यान से सुनना, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी है तो ये क्या कर सकते हैं, आपस में कोलाइड करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फर्दर ब्रेकडाउन होकर क्या करेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी नहीं है, तो फिर ये मॉलिक्यूल कोलाइड करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो प्रोडक्ट बनने का तो सवाल ही नहीं है। तो एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या आता है, एक्टिवेशन एनर्जी, बेसिकली इसका डेफिनेशन क्या होगा, इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, किसको रिक्वायर्ड होता है ये एनर्जी, रिएक्टेंट को। इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अगर एक बार बन गया तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का बहुत ही शॉर्ट लाइफ होता है। इंस्टेंटली एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ब्रेकडाउन होके क्या बना देगा, प्रोडक्ट। तो 100 मॉलिक्यूल में से केवल उतने मॉलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट बना सकते हैं जिनके पास एटलीस्ट मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी हो। एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा की एनर्जी हो गई तो भी वो कोलाइड करके क्या बना सकते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से फर्दर आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है। एक्टिवेशन एनर्जी का ये जो कंसेप्ट है, हम चाहें तो इसे पोटेंशियल एनर्जी कर्व से भी समझ सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कर्व कैसा होगा, बेसिकली वाई एक्सिस पे आपको प्लॉट करना है पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि सिस्टम का जो एनर्जी है, और एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन जिस तरीके से प्रोग्रेस करती है। शुरुआत में केवल आपको क्या दे रखा है, रिएक्टेंट। अब ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को क्या चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जिससे कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सके, मतलब कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और यहां पर इतना एनर्जी ऐड करने के बाद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसका मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, और ज्यादा ही होना चाहिए। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा तभी तो आप ये बता पाओगे कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कम है। तो जनरल रिएक्शन का ये जो मैकेनिज्म आपको दे रखा है, इसके रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी कर्व कैसा बनेगा, इस तरीके से। यहां पर ये पीक पे क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी आप देखो बहुत ज्यादा हाई है। एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है, इसीलिए कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फर्दर ब्रेकडाउन होके क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल है, यहां पे ये रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है। रिएक्टेंट की एनर्जी को आप क्या बोल सकते हो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एनर्जी को क्या बोल सकते हो, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। और एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज। कैसे इंडिकेट करते हैं, डेल्टा आर एच। डेल्टा मतलब क्या हो गया, चेंज। आर मतलब क्या हो गया, रिएक्शन। एच मतलब क्या हो गया, एंथैल्पी। एंथैल्पी चेंज ऑफ एनी रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां फर्स्ट आ जाइए, स्टार्ट पॉइंट पे आ जाइए। ये रिएक्टेंट के पास एनर्जी ऑलरेडी इतना है,
ये बेसिकली कौन सा एनर्जी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करके अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं तो प्रोडक्ट बन जाएगा। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कौन सी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को बेसिकली इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और इस एनर्जी को गेन करने के बाद ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। अब ये जो सिस्टम बना है हाईली अनस्टेबल है क्योंकि इसका एनर्जी का वैल्यू बहुत ज्यादा है। हाईली अनस्टेबल सिस्टम बहुत जल्दी ब्रेक डाउन होकर आपको क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा। तो ये पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी का कर्व किस तरीके से आएगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट क्या होगा। अगेन वापस से एक बार देख लीजिए कि एक्टिवेशन एनर्जी का जो डेफिनेशन है वो क्या है, इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फर्दर ब्रेक डाउन होकर क्या बना देता है, प्रोडक्ट। तो इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग अगर सक्सेसफुल कन्वर्जन करना है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में, तो सबसे पहले तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। दैट सफिशिएंट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा की एनर्जी होगी वही मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, कोलाइड करके क्या बनाएंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फर्दर ब्रेकडाउन होकर क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। ये पूरा मैकेनिज्म हो गया। एनर्जी डायग्राम भी आपने इसका देख लिया और एक नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन भी आपने इसका देख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा कि कंटेनर में जितने भी मॉलिक्यूल हैं इन सभी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बेसिकली कितनी है। अच्छा, यहां पर ये जो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करवाना है ये बेसिकली कौन सी फॉर्म में प्रोवाइड करवाएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी जो आपको प्रोवाइड करवानी है ये किस फॉर्म में प्रोवाइड करवाओगे। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को आपस में टकराना है, कोलाइड करना है, चलना फिरना है। चलना फिरना है मतलब कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी का जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा और चेंज किया जा सकता है और क्या बोला जा सकता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब वापस से इसी कंटेनर पे आ जाते हैं। कंटेनर के अंदर 100 मॉलिक्यूल हैं। इन 100 मॉलिक्यूल्स के पास क्या क्या काइनेटिक एनर्जी है, और जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा की काइनेटिक एनर्जी होगी वो कोलाइड करके सक्सेसफुल कॉलिजन करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेगा और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बेसिकली 100 मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो कुछ याद आ रहा है आपको। आइडियल गैस में आपने पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक कर्व आता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बेसिकली किसके लिए है, मॉलिक्यूलर स्पीड के लिए। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व किस तरीके से होता है, वाई एक्सेस पे आप क्या रिप्रेजेंट करते हो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और एक्स एक्सेस पे क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड। लेटर से कि ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर ये आइडियल गैस के मॉलिक्यूल है। आइडियल गैस है, ये अजम्पशन आपको मानना पड़ता है। अब कितने मॉलिक्यूल्स के पास कौन सा स्पीड है, तो जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनको फ्रैक्शन वाइज आप रिप्रेजेंट करते हो, और किसी पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास क्या स्पीड है। कर्व कैसा आता है, कुछ इस तरीके से आता है। इस कर्व को क्या बोलते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। बताइए सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन से, ये वाले। और इन सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास ये कौन सी स्पीड है। ऐसे पार्टिकल जिनके पास ये टाइप का जो स्पीड है उसको क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये पर्टिकुलर स्पीड सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास है क्योंकि यहां पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा आ रहा है। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमें पता है, हमें यहां पे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में क्या मिल रहा है, स्पीड मिल रहा है। और हमें किसकी जरूरत है, काइनेटिक एनर्जी की, क्योंकि क्या फाइंड आउट करना है कि इस कंटेनर में कितने मॉलिक्यूल्स के पास ऐसी काइनेटिक एनर्जी है जो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है या एक्टिवेशन एनर्जी के इक्विवेलेंट है। या फिर यह भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास क्या काइनेटिक एनर्जी है, उसका क्या कर्व बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपने डेवलप कर लिया है, और मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में मॉलिक्यूलर स्पीड का फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के साथ आपने ग्राफ बनाया है। जैसे मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर फ्रैक्शन है, इतने मॉलिक्यूल्स के पास या इस टाइप के मॉलिक्यूल्स के पास क्या स्पीड है, ये इस टाइप के मॉलिक्यूल्स के पास क्या स्पीड है, ये,
और सबसे ज्यादा सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं, मतलब कि सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जहां पे आपको दे रखा है, उसके पास कौन सी स्पीड है, ये वाली। तो इस स्पीड को क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या फॉर्मूला होता है, √2RT/m। ठीक है, स्पीड का कर्व आपके पास है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। अब आप इस स्पीड को किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, काइनेटिक एनर्जी में। तो किस तरीके से कन्वर्ट होगा, स्पीड का स्क्वायर कर दो, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, m से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ mv² क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। और अब आपने इस कर्व को लॉजिकली किस में ट्रांसफॉर्म कर लिया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ दोस मॉलिक्यूल्स। तो ये कर्व कैसा आ जाएगा, y एक्सिस पे वही प्लॉट करना है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और x एक्सिस पे आपको क्या प्लॉट करना है, काइनेटिक एनर्जी। कर्व ऑलमोस्ट ऐसा ही आएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, वेलोसिटी का स्क्वायर कर रहे हो, हाफ से मल्टीप्लाई किया, m से मल्टीप्लाई किया। तो बताइए यहां पर भी ये जो पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी है, ये वाला, इस काइनेटिक एनर्जी के पार्टिकल्स क्या है, हाईएस्ट हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स और हाईएस्ट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव दिस पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी। तो इसको भी क्या बोल सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगी, मोस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का हमें कोई रिलेशनशिप यहां पे डिराइव नहीं करना है और इसकी जरूरत भी नहीं है। हमें किस पे फोकस करना है, ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे फोकस करना है, ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे फोकस करना है जिनके पास काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू एक्टिवेशन एनर्जी के इक्विवेलेंट या उससे ज्यादा है। अगर किसी के पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा की एनर्जी प्रेजेंट है, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगा। रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगा तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना पाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो लेट अस से कि दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड for reactant molecule to form activated complex and this energy is called activation energy। तो बताइए इस एनर्जी के जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इस एनर्जी से ज्यादा के पार्टिकल भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी तो उनके भी पास है। तो बताइए कितने पार्टिकल ऐसे होंगे। तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है, ये आपको बेसिकली क्या देगा, नंबर ऑफ पार्टिकल या टोटल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल ही रिपोर्ट करेगा। और इस एरिया अंडर द कर्व से आपको क्या मिल जाएगा, ऐसे पार्टिकल मिल जाएंगे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। तो दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। और ये पार्टिकल बेसिकली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ऐसे पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा आएगा। तो बेसिकली आपको इसी फ्रैक्शन पे फोकस करना है जिस फ्रैक्शन में पार्टिकल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी के इक्विवेलेंट या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा का एनर्जी है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे बेसिकली क्या होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या बताना है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी बताना है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट का वैल्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। वैसे तो आपको पता है क्योंकि आपने आरएनएस इक्वेशन से पता कर रखा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट कांस्टेंट के का वैल्यू इंक्रीज होता है, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। लेकिन अभी आपको थियोरेटिकली पता करना है रिएक्शन किसकी वजह से होती है, ऐसे मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है जो मॉलिक्यूल कोलाइड करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और उस मिनिमम काइनेटिक एनर्जी को क्या बोला जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां पर ये जो फ्रैक्शन इंडिकेट कर रखा है, ये फ्रैक्शन बेसिकली क्या बता रहा है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को बता रहा है जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा की एनर्जी है, और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं और अल्टीमेटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये कर्व कहां शिफ्ट होगा, राइट में, क्योंकि राइट में ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने पे ये कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होगा। तो वापस इस कर्व को बनाता हूं, y एक्सिस पे क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और x एक्सिस पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी। लेट अस से कि ये कर्व है टेम्परेचर T1 पे, ये कर्व है टेम्परेचर T2 पे, और T2 की वैल्यू बेसिकली क्या दे रखी है, T1 से ज्यादा।
रिएक्शन में कौन से मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या रिएक्शन में कौन से मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट बनता है? ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी के इक्विवेलेंट या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा की काइनेटिक एनर्जी होती है। लेट अस से कि दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, तो कितने मॉलिक्यूल्स के पास इसके बराबर या इससे ज्यादा की एनर्जी है, ये इंडिकेट कर दिया यहां पे। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने पे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो ये कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। तो बताना, अब बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा की काइनेटिक एनर्जी कौन से मॉलिक्यूल्स के पास है? इन मॉलिक्यूल्स के पास है। तो आप सीधा सीधा देख रहे हो कि ये जो शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी और इक्विवेलेंट टू एक्टिवेशन एनर्जी। यही मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। और जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद क्या हुआ कि एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा वाले पार्टिकल का नंबर भी बढ़ गया। और ये पुराना जो शेडेड एरिया आपको पता है, इस पुराने शेडेड एरिया से अब ये शेडेड एरिया बेसिकली बढ़ गया। दैट मींस कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनसे अल्टीमेटली प्रोडक्ट बन सकता है, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज कर चुका है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब रेट कांस्टेंट के का वैल्यू बढ़ जाएगा, रिएक्शन की रेट का वैल्यू बढ़ जाएगा। ये थ्योरेटिकली आपने प्रूव कर दिया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है या रेट कांस्टेंट के का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। वापस से देखिए कैसे। ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है क्योंकि इन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा की एनर्जी है। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ये एक्टिवेशन एनर्जी मैंने यहां पे इंडिकेट कर रखा है और ये पुराना फ्रैक्शन है। बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो गया कि जिन मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा की एनर्जी है, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गए। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ गए तो रिएक्शन में अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए रिएक्शन ज्यादा तेजी से होगी और इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के का वैल्यू भी ज्यादा आएगा। अब यहां पर एक्सपेरिमेंटली नोटिस किया जाता है, क्या नोटिस किया जाता है कि ये जो फ्रैक्शन ऑफ या फिर ये जो शेडेड एरिया है, ये कितना बढ़ता है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ कितना बढ़ता है, ये प्रैक्टिकली नोटिस किया जाता है। तो क्या नोटिस किया लोगों ने यहाँ पे, और ये एकदम प्रैक्टिकल स्टेटमेंट होगा यहाँ पे कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के राइज करने पे या हर 10 केल्विन टेम्परेचर के राइज करने पर ये शेडेड एरिया बेसिकली डबल हो जाता है। शेडेड एरिया डबल हो जाता है मतलब जो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पार्टिसिपेट करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने की औकात रखते हैं, वो मॉलिक्यूल डबल हो गए। इसका मतलब रेट कांस्टेंट के का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, डबल। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि के T+10 इज इक्वल टू 2 इंटू के टी। अगर टेम्परेचर टी पे आप रेट कांस्टेंट निकालते हो किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का, तो उसको क्या बोलेंगे, के टी। और अब T+10 पे आप रेट कांस्टेंट निकालो तो रेट कांस्टेंट कितना आएगा, जितना टेम्परेचर टी पे रेट कांस्टेंट था उससे डबल आएगा। अच्छा, डबल आएगा, ये तो आपको एक जनरल स्टेटमेंट यहां पे बता दिया। लेकिन ये जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब यहां पे क्या हो गया, टेम्परेचर कॉफिशिएंट हो गया बेसिकली T+10 पे जो रेट कांस्टेंट होता है और T पे जो रेट कांस्टेंट होता है इसका रेशियो। तो ये रेशियो बेसिकली कितना आ रहा है, 2। लेकिन प्रैक्टिकली नंबर ऑफ रिएक्शंस के लिए जब इस रेशियो को ऑब्जर्व किया गया तो ये रेशियो क्या आता है, 2:3 आता है। अगर आपको टेम्परेचर कॉफिशिएंट का रेशियो नहीं दिया जाए तो कितना कंसिडर करना है, 2 ही कंसिडर करना है। लेकिन प्रैक्टिकली नंबर ऑफ रिएक्शंस के लिए ऑब्जर्व किया गया है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 केल्विन का राइज करने पर रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू है ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल के बीच में हो जाता है। और मोस्टली कितना दिया जाएगा कि डबल हो जाता है। तो अगर मान लीजिए किसी का रेट कांस्टेंट है के और आपने 30 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, तो बताइए अब रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा। तो पहला 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, डबल। अगला 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, डबल, मतलब कि 4 टाइम्स। और अगला 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो फिर वापस से डबल हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट के का वैल्यू डबल हो जाता है।
सॉरी रेट कांस्टेंट के का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। और प्रैक्टिकली आपको क्या पता चलता है कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन रिएक्शन, तो ये जो शेडेड एरिया है ये डबल हो जाता है, मतलब कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल्स डबल हो गए, रेट कांस्टेंट के का वैल्यू डबल हो गया। कब? जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड से आपने टेम्परेचर बढ़ाया है। और बाकी डबल तो बेसिकली यहां पे क्या है, एक जनरल एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, लेकिन क्या ऑब्जर्व किया गया नंबर ऑफ रिएक्शंस के लिए कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट की जो वैल्यू है 2 to 3 के बीच में कहीं पे भी हो सकती है। तो ये आपने थ्योरेटिकली प्रूव कर दिया, कर्व बना के प्रूव कर दिया कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट के का वैल्यू इंक्रीज होता है। और वापस से आर्हेनियस इक्वेशन पे आ जाते हैं और आर्हेनियस इक्वेशन से एक और इक्वेशन डेवलप करते हैं जहां पर रेट कांस्टेंट के का वैल्यू आप निकाल सको किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए। तो आर्हेनियस इक्वेशन बेसिकली क्या है? आर्हेनियस इक्वेशन है के इक्वल टू ए इंटू एल एन सॉरी ए इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। लॉग लेते हैं इसका बेस ई पे, तो ये कितना हो जाएगा, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये इक्वेशन अपने पास इसका आ गया, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। लेट अस से कि टेम्परेचर T1 की बात करते हैं और टेम्परेचर किसकी बात करेंगे, T2 की। तो T1 टेम्परेचर पे और T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K को आपने क्या बोला, K1 बोला, और रेट कांस्टेंट यहां पे क्या बोलेंगे, K2 बोलेंगे। तो अगर आपको टेम्परेचर T1 पता है, रेट कांस्टेंट K1 पता है, और टेम्परेचर T2 आपको दे दिया, तो रेट कांस्टेंट K2 कितना होगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन से आएगा। बताइए T1 पे कितना होगा, ln K1 दैट इज इक्वल टू ln A माइनस ई ए अपॉन आर T1। फिर क्या होगा, ln K2 ln A माइनस ई ए डिवाइडेड बाई आर T2। इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को अगर माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू, ये दोनों क्रॉस हो गया, बाकी क्या बच गया, माइनस ई ए अपॉन आर T2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई ए अपॉन आर T1। तो यहां से इस इक्वेशन को थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, और इस इक्वेशन में बेसिकली आपके पास क्या होगा, दो अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K का वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा ये, ln K2 डिवाइडेड बाई K1 दैट इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। याद रखना है आपको ये अच्छे से, अगर यहां पर ln के अंदर K2 अपॉन K1 आपने लिख रखा है, फाइनल रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय इनिशियल रेट कांस्टेंट आपने लिख रखा है, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। और यहां पर अगर आपको इनिशियली रेट कांस्टेंट K1 का वैल्यू दे रखा है, टेम्परेचर T1 का वैल्यू दे रखा है, और ये पूछा जाए कि टेम्परेचर T2 पे रेट कांस्टेंट K2 का वैल्यू क्या होगा, तो ये पर्टिकुलर आर्हेनियस इक्वेशन अप्लाई करके ये आंसर हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब एक बात और नोटिस करना कि टेम्परेचर T1 पे मतलब कि टेम्परेचर वेरिएबल है, और टेम्परेचर वेरिएबल है तो रेट कांस्टेंट K का वैल्यू वेरिएबल है। व्हाट अबाउट प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A एंड एक्टिवेशन एनर्जी E है, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है क्या? अगर टेम्परेचर अलग रखेंगे तो फर्स्ट टेम्परेचर पे A को A1 बोलना चाहिए और सेकंड टेम्परेचर पे A को A2 बोलना चाहिए। सिमिलरली फर्स्ट टेम्परेचर पे एक्टिवेशन एनर्जी को क्या बोलना चाहिए, EA1, और सेकंड टेम्परेचर पे क्या बोलना चाहिए, EA2। अगर ऐसा नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब है कि A और E है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A और एक्टिवेशन एनर्जी E है, ये दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा बोलोगे तब भी सही है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखो, प्रैक्टिकली क्या मतलब, अगर आप इसको सही से बोलना चाहते हो तो पक्की बात है कि A और E है दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, लेकिन जिस टेम्परेचर चेंज के लिए आप रेट कांस्टेंट K की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, उस छोटे से टेम्परेचर चेंज में A और E ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्योरेटिकल ऑप्शंस में या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आएगा। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A एंड एक्टिवेशन एनर्जी E आर ट्रूली डिपेंडेंट ऑन temperature, but for a short or small change in temperature, for a short or small change in temperature, A and EA or change in A
एंड EA इज इनसिग्निफिकेंट, अगर टेम्परेचर की वैल्यू आपने या टेम्परेचर में जो चेंज है अगर वो बहुत कम रखा है और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर चेंज के लिए आप रेट कांस्टेंट K की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो छोटे से टेम्परेचर चेंज में A और EA का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए आपको EA को EA1 या EA2 लिखने की जरूरत नहीं है, A को A1 या A2 लिखने की जरूरत नहीं है। छोटे से टेम्परेचर चेंज में इनका जो चेंज होगा वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होगा, या फिर आप इसको चेंज कंसिडर करो ही मत। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज की वैल्यू बहुत लार्ज होगी, अब लार्ज कितना होगा ये भी डिफाइन नहीं कर रखा, ये अपने कोर्स में है ही नहीं। अगर टेम्परेचर चेंज की वैल्यू बहुत लार्ज होगी तो A मतलब कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A और एक्टिवेशन एनर्जी E है, दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। शॉर्ट चेंज के लिए ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। ठीक है, ये आपको पता चल गया और यहां पर अपना आर्हेनियस थ्योरी कंप्लीट हो जाता है।